हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 19 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 20 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 1 में 2020 में जो प्रश्न आया उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 1 ज्योग्राफी का प्रश्न है। 2014 में पूछा गया और आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्न है, विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी थिंकिंग पे आधारित है। तो सबसे पहले हम इसे इनकोड करेंगे। जब आप इसे इनकोड करते हो तो आपको कौन से वर्ड मिलते हैं? पहला, विश्व के संसाधन संकट कौन से हैं। फिर उनसे निपटने के लिए हम महासागर से वो कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, और जब इनका हम उपयोग करेंगे तो उनका सकारात्मक और नकारात्मक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर अपना एक निष्कर्ष। क्लियर? आप इस कोडिंग वर्ड को समझ गए कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व के समक्ष वो संसाधन संकट कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उन संकटों को दूर करने में महासागर के विभिन्न संसाधनों का क्या रोल हो सकता है। क्लियर? और जब हम ये रोल बता देंगे तो हम ये बताएंगे कि इनका सकारात्मक और नकारात्मक रोल क्या हो सकता है, और फिर एक निष्कर्ष दे देंगे। क्लियर? 150 शब्दों में लिखना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो देखते हैं हमने इसे कैसे इनकोड किया है। वही चीज़ कि विश्व के संसाधन संकट कौन कौन से हैं ये बताएंगे, महासागरों के विभिन्न संसाधन कौन से हैं ये भी बताएंगे, फिर जब विश्लेषण करेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक बातें बताएंगे, और अंत में एक निष्कर्ष। क्लियर? तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि विश्व के संसाधन संकट कौन से हैं। तो आपको पता है, पहला संकट है भोजन की समस्या, जो कि आप एसडीजी गोल्स 2 में देख सकते हो। हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप विश्व के संसाधन संकट देखा करो ना, या विश्व के समक्ष उपस्थित कोई समस्याएं देखा करो, तो आप उन 17 एसडीजी गोल्स को जरूर देखा करो। क्यों? क्योंकि वो ही तो समस्या के रूप में स्थापित किए गए हैं कि इन समस्याओं पे हमें विजय पानी है। क्लियर? तो आपको ज़्यादा लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको 17 गोल्स याद हैं। जैसे आप जब समाज की समस्या के बारे में बात करते हो, और जब आप आज़ादी के बारे में बात करते हो, तब आप क्या करते हो? आप प्रियम्बल को उठाते हो और भारत के संविधान के उन आदर्शों को लेते हो कि क्या वो पूरे हो पाए, और नहीं हो पाए तो आप आज़ादी को क्रिटिसाइज कर देते हो। तो उसी तरीके से अगर आपको संसाधन संपन्न से बात आए तो आप एसडीजी गोल्स का उल्लेख कर दिया करें। ठीक है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा, सर ये एसडीजी गोल्स क्या है, पेरिस सम्मेलन क्या है? तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। बहुत जल्द हम एनवायरनमेंट की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम काफ़ी अच्छे से पूरी पूरी एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। पेरिस क्लाइमेट क्या है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या, सब हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अभी आप बस ये समझो कि हाँ, एसडीजी गोल्स 2 में भोजन की समस्या का जिक्र किया गया। दूसरा समस्या क्या है? खनिज संसाधनों की, जैसे पेट्रोलियम के जो पदार्थ के उत्पाद हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा है एनर्जी की, ऊर्जा संसाधन, और आपको पता है ये एसडीजी गोल 7 में शामिल है कि बिजली की जो प्राप्ति है वो कोयला ज़्यादा दिन तक तो टिक नहीं पाएगा, हम कैसे महासागर से बिजली की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा है जलीय संसाधन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। तो आप देखते हो एसडीजी गोल 6 में इसका जिक्र है। फिर आता है आवास की समस्या, जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी तो रहने के लिए हम कहाँ स्थान तलाशेंगे। ये बात अलग है कि एलोन मस्क सरीखे लोग इस समय मंगल ग्रह पे अपनी कॉलोनियाँ बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। महासागरों एवं समुद्र के संरक्षण की भी बात होती है एसडीजी 14 पे। तो अब आप देखिए, जब हम महासागरों से इन चीज़ों की दोहन की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि समस्याएं तो हैं, और समस्या तो खुद अपने आप में महासागरों में, अर्थात महासागर खुद ही अपनी समस्याओं से गुजर रहा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि महासागर के संसाधनों का हम कैसे दोहन करें। समझ रहे कि एक तो वैसे पहले से समस्या में है, और फिर हम ये सोच रहे हैं कि महासागरों का फिर से शोषण करें।
तो ये कंट्रोवर्सी हम लिखेंगे आगे। अब देखते हैं कि आखिरकार महासागरों से संसाधनों की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो लाखों प्रकार के जीव या पादप के द्वारा भोज्य समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो मछली मांस खाएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है जीव और एक लिखा है पादप। पादप का मतलब उसमें कई सारी शाकाहारी जो वनस्पतियाँ हैं उनको आप ग्रीन सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हो। क्लियर? तो आपकी ये समस्या दूर हो गई। दूसरी चीज़ है जैविक संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं, मुख्यतः उर्वरक के रूप में, पशु चारा के रूप में, औषधि निर्माण में, दुग्ध उद्योग में तथा वस्त्र उद्योग आदि में। क्लियर? तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की हम प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के निक्षेपों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा एक वर्ड मैंने यूज किया, निक्षेप। ये क्यों यूज किया? क्योंकि ये ज्योग्राफी का टर्म है। क्लियर? अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं कि धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की प्राप्ति, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के प्रमाण हम ले सकते हैं या आदि वस्तुओं का हम उपयोग कर सकते हैं। तो वस्तुओं, ये जो वर्ड होता है ना, ये ज्योग्राफी की टर्म नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको हर एक सब्जेक्ट की वोकेबलरी आनी चाहिए, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो और या फिर इकोनॉमी की हो। तो आप चिंतित मत हो, ऐसे आप प्रश्न सॉल्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपकी वोकेबलरी अपने आप बढ़ जाएगी। फिर है महासागरीय जल ऊर्जा का हम अक्षय ऊर्जा तथा सतत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा। इन सब का उपयोग हम एनर्जी के सोर्स के रूप में कर सकते हैं। क्लियर? आप ऐसी सारी चीज़ें लिख दोगे। सागरीय जल का तकनीकी के माध्यम से हम उपयोग कर पेय योग्य जल बना सकते हैं, जिससे हम जलीय संकट से बच सकते हैं। और आज का जीता जागता उदाहरण है इजराइल। आपको पता है कि भूमध्य सागर से लगती हुई ये कंट्री है और यहाँ पर जो जल की समस्या वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके ईस्ट में कई सारे अरब कंट्री हैं जहाँ पर पानी की ऑलरेडी समस्या है और तापमान काफ़ी हाई होता है। क्लियर? फिर आता है अब इनके दोहन में समस्या कौन है। हमने ये तो बातें कर ली कि इस समस्या का समाधान हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी समस्याएं हैं। लेकिन एक समस्या तो ये भी है ना कि हम महासागरों से जब दोहन करेंगे तो हमारे पास क्या वो तकनीकी है? आपको पता होना चाहिए, जब विश्व का मलेशिया का एक विमान जब खो जाता है तब उसको ढूंढने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। फिर हम रिसोर्सेज को कैसे खोजेंगे, इतने बड़े समुद्री रिसोर्सेज को। क्लियर? तो एक तो सबसे बड़ी ये समस्या, तकनीकी क्षमता का अभाव। दूसरी चीज़, जिन देशों के पास तकनीकी है भी वो काफ़ी महंगी है और सभी देश तो उससे सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कई देशों के पास गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो तकनीकी के माध्यम से अपना गुजारा नहीं कर सकते। आप खुद ही देख लो, हाल ही के समय में कितने ऐसे देश हैं जो कोवैक्सीन को परचेज करने में पैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अब ये तो भारत जैसे देश की उदारता है कि वो अपने पड़ोसियों को इस दयनीय स्थिति में भी साथ देता है। भले नेपाल जैसे कंट्री हमारे यहाँ सीमा के विवाद को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो इंडिया जैसे देशों की गुहार लगाते हैं कि भाई साहब थोड़ी सी मदद हमारी भी कर दो। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो फ्री में सब जगह भेज दिए। ठीक है, खैर ये अच्छी चीज़ है, ये डिप्लोमेसी है। आप इस पर भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो कोवैक्सीन की डिप्लोमेसी है किस हद तक सफल रही। क्लियर? फिर आप देखिए देशों के मध्य असंतोष बढ़ सकता है। आप देखिए, आप में से कई सारे लोग हो सकता है इस बात से परिचित ना हो कि जो ये हम रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, कच्छ का जो एरिया है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, तो हम बेसिकली उस छोटी सी लाइन के लिए दावा नहीं करते। दावा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उस छोटी सी लाइन को हम उनकी मान ले तो क्या होगा, हमारा जो EEZ है ना वो प्रभावित हो जाएगा। लगभग 270 वर्ग किलोमीटर का EEZ उनके पास चला जाएगा, जिसमें हमारे काफ़ी सारे समुद्री रिसोर्सेज भी शामिल हैं। साथ ही आप देखोगे कई सारे लोग आपको ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि इंडिया अपनी इतनी सेना, इतना पैसा सियाचिन में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि सियाचिन में बर्फ़ के नीचे काफ़ी सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। क्लियर? तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप देखोगे यही प्लेसेस सबसे ज़्यादा विवाद के वो बने हैं। आप देखो दक्षिणी चीन सागर, हमने इस पर क्वेश्चन भी किया है। दक्षिणी चीन सागर में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे मोबाइल बनाने में, आईपैड्स बनाने में जिन धातुओं का उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, पार्सल आइलैंड, स्पॉटली आइलैंड, इनके पास।
इसीलिए इसमें विवाद बना हुआ है। तो ये क्या कर सकता है कि देशों के मध्य असंतोष को बढ़ा सकता है, जो पहले से ही है और उसको बढ़ा देगा। क्लियर। फिर आप देखिए कि संसाधनों की भी अपनी एक सीमा होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने समुद्र से बार बार निकाला और समुद्र अल्लाह दिन का चिराग है, थक ही नहीं रहा, उसकी भी तो एक लिमिटेशन है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा कि वैश्विक तापन एवं समुद्री अम्लीकरण से जीवी संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप देखो कि जब आप समुद्र के पानी को स्वच्छ बनाओगे, ठीक है, तो जो अवशिष्ट है वो तो समुद्र में छोड़ोगे ना। और जब आप अवशिष्ट को समुद्र में छोड़ोगे तो जो जीव पहले उस जल में अपने आप को निर्भर करके रहते थे, और वैश्विक तापमान भी बदल रहा है, और जब आपने उसमें अवशिष्ट जल का और प्रवाह कर दिया तो बेचारे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी तो समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वहाँ की स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्लियर। और जब वही समाप्त हो जाएगी तो आप सोचो इन्वायरमेंट पे कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इतनी चीज़ें जब आपने बता दी तब आपको निष्कर्ष बताना है कि वैसे भी एसडीजी जो गोल्स है 14 वो सॉरी एसडीजी जो गोल्स हैं 14 जिसमें हमने महासागरों समुद्र संरक्षण की बात की, वो पेरिस सम्मेलन की कमिटमेंट को दर्शाते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी है। तो फिर हम ऐसा दोहन क्यों करें। इसलिए भारत सरकार को या विश्व की कई सरकारों को समावेशी सतत विकास व आईपीसीसी की रिपोर्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या है इसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है पिछले लास्ट ईयर में। और इसमें ये बताया गया किस प्रकार आपको 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको कम करना है। क्लियर। तो हम इस चीज़ को देखेंगे। आप अपना ऐसा निष्कर्ष देकर अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। और वैसे भी आपको 150 वर्ड में लिखना है। देखिए हम डिस्क्राइब ज़्यादा इसलिए करते हैं ना कि आपके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो। लिखने को आप इनको 150 वर्ड में बहुत आसानी से लिख सकते हो। आप ये मत सोचिए कि हम इतने बड़े टॉपिक को कैसे डिस्कस करते हैं। आप ये सब एक एक लाइन के, अब जैसे आप ये थोड़ा ना लिखोगे, जब आप 150 वर्ड लिखोगे तो इतनी हेडिंग थोड़ा ना बनाओगे। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाई है। क्लियर। तो उम्मीद है आपके उत्तर काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।